हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग उसके बाद का चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू स्टडी। और आप कॉपी और पेन लेकर के और इस वीडियो को देखते जाइए और नोट करते चलिए। तो देखिए, आज हम लोग कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो आपको एक एनालिसिस बताए थे इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो रेजिस्टेंस है जिसको इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच किया गया हो और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी I पास कराया जाए और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R1 और R2 हो। तो यहाँ से करंट अगर आ रहा है तो ये जंक्शन है, इधर से करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाले करंट को मान लेते हैं कि I1 जा रहा है और इधर वाले को I2, ठीक है। और इस तरह से कॉम्बिनेशन में आपसे पूछा जाए कि I1 का वैल्यू बताइए क्या होगा वाट, जबकि R1 और R2 का वैल्यू दिया गया हो, ठीक है, और टोटल करंट भी नोन हो। मतलब आपको समझाएं अगर तो यहाँ लिखेंगे कि वेयर R1 and R2 are known, then I1 what and I2 what। मतलब साफ है कि इस तरह से अगर आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो और जिसमें जो है आपसे पूछा जाए कि R1 में कितना करंट जाएगा और R2 में कितना करंट जाएगा, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस लूप में, क्योंकि ये क्लोज लूप है, इस लूप में किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ अप्लाइड किरचॉफ्स लॉ इन क्लोज सर्किट। तो इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस तरह से अप्लाई करते हैं, इस तरह से मूव करेंगे इस लूप में। तो इधर से चलेंगे तो इधर आपका पोटेंशियल आएगा माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो साइन माइनस होगा। तो माइनस I1 R1, और इधर से इधर आए तो करंट के देखिए अपोजिट हो गए, तो हो जाएगा प्लस I2 R2 इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया I1 R1 इजकल टू I2 R2, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल करंट I है और इधर से I1 गया, इधर से I2 आया, तो इधर बाहर जो है I ही टोटल निकलेगा और जो I निकलेगा बाहर आउट होगा वह I1 प्लस I2 के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि I इजकल टू, या इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इजकल टू I। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि I1 कितना इधर जा रहा है, I2 इधर कितना आ रहा है। तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे यहाँ I1 इजकल टू I2 इंटू R2 बाई R1। I1 इजकल टू, इसको इस साइड भेज दिए तो R1 डिवाइड हो गया। अब I2 यहाँ नोन नहीं है तो I2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से I2 इजकल टू हो जाएगा I माइनस I1। तो यहाँ लिख सकते हैं I2 के जगह पर I माइनस I1। तो I1 इजकल टू हो जाएगा यहाँ I माइनस I1 इंटू R2 बाई R1, ठीक है। अब इस तरह से इसको इस साइड अगर भेज दें तो I1 R1 इजकल टू I R2
माइनस I1R2। अब ये I1R2 को इस साइड भेज देते हैं तो I1R1 और प्लस I1R2 इजिकल टू IR2। तो इस तरह से देखिए फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। I1 कॉमन लेंगे तो I1 कॉमन लिए तो R1 प्लस R2 इजिकल टू IR2। हेंस I1 इजिकल टू आ गया आपका R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये I फाइंड करने का एक रेडीमेड फार्मूला हो गया। अगर आपसे I1 कहा जाए क्या होगा तो आप करेंगे क्या कि इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस R2 और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट मल्टीप्लाई करेंगे, आपको I1 का वैल्यू आ जाएगा। ये पूरा एनालिसिस दिखा है किस तरह से वो आया। इस फार्मूला को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। जल्दी से आप दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर किसी एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है तो इस फार्मूला का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं करंट को, ठीक है। इसी तरह से I2 फाइंड करना हो तो सिमिलरली I2 के लिए आप क्या करेंगे, I2 फाइंड करना है तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को नोमिनेटर में रखेंगे R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट जो सर्किट में आ रहा है I। इस तरह से I2 फाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल मेथड था करंट फाइंड करने का। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो एक दूसरे के तो इस तरह से इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये था कि दो पैरेलल अगर रेजिस्टेंस हो तो दिए किसी एक रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने को कहा जाए तो इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग का जो एनालिसिस है वो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या है, चलिए देखते हैं उसको। बहुत इम्पोर्टेंट है, हेडिंग देंगे यहाँ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड को समझने के लिए एक सर्किट लेंगे, रेजिस्टिव सर्किट। तो तीन रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट किए। मान लिए कि रेजिस्टेंस जो है R ओम है, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस लिए हैं। और इस रेजिस्टेंस में आइडियल वायर से इस रेजिस्टेंस में आइडियल वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये आइडियल वायर है और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए A है और ये है B। तो या ये A है तो इसको B ले लेते हैं, इसको C और इसको D ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सर्किट रिप्रेजेंट हुआ है। और ये टॉपिक क्या है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड को समझना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता रहता है। अब देखिए, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको फाइंड करने के लिए पॉइंट पोटेंशियल मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या है कि जो आइडियल वायर है जिस रेजिस्टेंस में इस तरह से कनेक्ट किया गया है, इसी में कॉन्सेप्ट है पॉइंट पोटेंशियल मेथड का। जैसे ये आइडियल वायर कनेक्ट हुआ यहाँ से यहाँ, तो ये जो आइडियल वायर कनेक्ट हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब आइडियल वायर जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट होता है उसके दोनों पॉइंट्स जो है पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब यहाँ पे A और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसी तरह से यहाँ आइडियल वायर ये कनेक्ट है तो इसमें C और D का पोटेंशियल सेम होगा।
क्योंकि सी और डी के साथ आइडियल वायर कनेक्ट है ये, तो आइडियल वायर का कनेक्शन जहाँ भी हुआ है उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। पोटेंशियल सेम होने का मतलब हुआ कि ये दोनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए और बी का यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो एक पॉइंट पर इस दोनों को शिफ्ट करेंगे। ये रूल है, ध्यान से इस मेथड को समझना है। जैसे ए पॉइंट यहाँ पे है तो वो है, और बी को भी यहीं पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह सी और डी के पॉइंट को एक साथ शिफ्ट करेंगे, तो सी और डी लिख दिए। अब चलिए देखते हैं इसको। तो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, तो ए से और बी तक का एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ए बी का पॉइंट तो शिफ्ट कर दिए एक साथ, और सी और डी के पॉइंट को भी शिफ्ट कर दिए एक साथ। तो सी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच, तो सी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ पहले बना लेते हैं इस तरह। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया सी और बी के साथ ये। इसी तरह से ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो ए से सी तक एक रेजिस्टेंस इस तरह से लेना पड़ेगा, सीधे ए से सी तक ले लिए। उसी तरह बी से डी तक एक रेजिस्टेंस है, तो बी से डी तक एक रेजिस्टेंस है सीधे, तो बी से डी तक रेजिस्टेंस इसी तरह लेना होगा। तो आप देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस का ओरिजिनल सर्किट तैयार हो चुका है यहाँ, और ये देखने में पैरेलल लग रहा है। तो आर इक्विवेलेंट अब इजीली फाइंड हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 1/r1 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो इस तरह से R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3 ओम। समझ में आ रहा होगा। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या है कि एक सिंगल वायर जो अटैच है, इसी कॉन्सेप्ट को पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहते हैं। और सिंगल वायर जो यहाँ पे अटैच है वो उसके दोनों पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ सेम हो जाता है, इसीलिए उसको एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। जैसे ए बी को रिप्रेजेंट किए, सी डी को एक साथ, और जितना रेजिस्टेंस जिस जिसके साथ था वैसे कनेक्ट किए। तो देखिए पैरेलल में कॉम्बिनेशन आ गया, और पैरेलल में आ गया तो सिंपली फाइंड कर लिए, क्योंकि आता है इसको फाइंड करने हम लोगों को। तो R इक्विवेलेंट R/3 ओम हो गया। इसी तरह इसके इसी बेसिस पर एक और हम लोगों को एग्जाम्पल लेना हो तो इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये सिंगल वायर नहीं है, आइडियल वायर नहीं है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और अब आपसे कहा जाए कि R इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। तो अब यहाँ C और D का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, केवल A और B का पोटेंशियल सेम होगा। तो इस तरह से हम लोगों को करना होगा कि A और B के पॉइंट को एक साथ शिफ्ट कर देते हैं A B ऐसे, और C का पोटेंशियल पॉइंट यहाँ C लिख देते हैं, क्योंकि C और D का पोटेंशियल यहाँ सेम नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, अब यहाँ आइडियल वायर नहीं है। तो C और D का पॉइंट अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, और अब आगे चल के इसमें रेजिस्टेंस को सेट करेंगे। तो देख रहे हैं कि A से C तक एक रेजिस्टेंस है, A से C तक एक रजिस्टर है, तो एक रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर दिए। फिर C से D तक एक रजिस्टर है, तो B और C या C और B यही है, तो सीधे C और B से एक रजिस्टर है, तो एक रजिस्टर ऐसे कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ से C से D तक एक रजिस्टर है, तो C और D ये है, तो C और D से एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिए। फिर B और D के साथ एक रेजिस्टेंस है, तो B और D, तो B यहाँ है, D यहाँ है, तो B से D तक सीधे एक रजिस्टर है, तो B से D तक सीधे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। B से D के लिए कनेक्ट कर दिए। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करेंगे, और उसके बाद ये सीरीज में है, उसके बाद सब एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर आप फाइंड करेंगे तो R/2 आ जाएगा।
पैरेलल है तो। और ये जब इसका इक्विवेलेंट r/2 आ गया इस पैरेलल का r और r का, तो ये जो है r/2 जो आया इस r के साथ सीरीज में है। फिर से बना दिए ये सर्किट। ये आपका AB पॉइंट है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो ये देखिए सीरीज में है। अब ये तो ये सीरीज में है तो r/2 + r सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/2r। 3/2r आ गया। और फिर ये r के साथ पैरेलल है तो r इक्विवेलेंट फाइनली फाइंड करेंगे। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r ये और प्लस ये 1/3/2r, तो 2 पर चला जाएगा तो 2/3r हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 3r एलसीएम होगा और उसके बाद 3 + 2 तो r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 3/5r। ठीक है, तो समझ में बात आया होगा। यहाँ से इसको भी नोट करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एमकरीब में सेम ऐसा ही, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसके बाद पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे। पॉइंट पोटेंशियल मेथड समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा है, उसको सॉल्व करिए। जिस तरह से बताए इसी तरह से सॉल्व होता चला जाएगा। सब आइडियल वायर रहेगा ही, ध्यान देना है। इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक आइडियल वायर होगा कनेक्ट, और आइडियल वायर जिस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे अगर आइडियल वायर से ही एक एग्जांपल और ले, इस तरह से HC वर्मा में ये क्वेश्चन दिया है। इस तरह से हो, सबका रेजिस्टेंस मान लीजिए सेम हो, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो इस तरह से दिया हो, इस पॉइंट का नाम A हो, इसका B हो, इसका यहाँ C हो, ये D हो, और आपसे कहा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइडियल वायर है। ये जो बाहर इस तरह से कंटिन्यूअस ये है, इस तरह से ये आइडियल वायर है। तो आइडियल वायर जिस पॉइंट के साथ कनेक्ट है उसका सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है। यही है पॉइंट पोटेंशियल मेथड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखिए A, B, C ये तीनों आइडियल वायर से यहाँ कनेक्ट है। इस तरह से देखने में समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो ये A, B, C का पोटेंशियल सेम है, तो इन सबको एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे A, B, C। D यहाँ कनेक्ट नहीं है तो D कनेक्ट नहीं है तो इसको अलग रखेंगे D को। और आप देख रहे हैं कि A, B, C का पोटेंशियल यहाँ सेम है और एक यहाँ सेंटर O है, तो O को यहाँ बीच में रख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो है B से O तक एक रेजिस्टेंस लेंगे, ले लिए। फिर A से O तक रेजिस्टेंस, A से O तक एक और रजिस्टर लेंगे। फिर C से O तक एक रजिस्टर लेंगे, C है O है। फिर O से D तक एक रजिस्टर लेंगे। तो आप देखेंगे कि सिंपल सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट के साथ ये समझ में आने लगेगा। अब ये सबका R है तो इनका आपस में रजिस्टर पैरेलल है ये, तो इनका इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा। और ये R सीरीज में है तो प्लस R सीधे अटैच जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा आपका 3 और R + 3R = 4/3R। ये आपका इतना आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा ये। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हो कि ये जो है आइडियल वायर हो और इस तरह से रजिस्टर हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, इस तरह A, B, C, D, और ये सब देखिए एक दूसरे के साथ आइडियल वायर से कनेक्ट है। तो A, B, C, D चारों पॉइंट पे एक साथ, और यहाँ O अलग है, और ये देखिए सब एक दूसरे के साथ यहाँ पैरेलल हो जाएगा।
तो पैरेलल हो जाएगा तो R/4 ओम आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट का। तो समझ में आया होगा ये। यहाँ के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं जल्दी से, लिखिए इसको। तो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर पहचानना है तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि 5 रेजिस्टेंस का एक ग्रुप होता है। तो हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होगा, उसका एक स्पेशल ग्रुप होता है, उसका अरेंजमेंट होता है जो कि इस तरह से है। ध्यान से देखना है, समझना है। यहाँ लैंग्वेज का कोई बात नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है, सर्किट एनालिसिस है ये। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ रहे हैं हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रजिस्टर का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होता है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 ओम है, ये R4 है और ये R5 है। तो 5 रेजिस्टेंस का एक ग्रुप जो स्पेशल अरेंजमेंट के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट हो, तो इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जो 5वां रेजिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 5वां रेजिस्टेंस जो है एक ब्रिज जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सर्किट दिखाए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से रिप्रेजेंट हो, इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते 5 रेजिस्टेंस का ग्रुप होना चाहिए। ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। R1, R2, R3, R4, R5। तो ये भी यहाँ पे जो R5 है, मतलब ये जो पूरा सर्किट है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये आपको देख रहे हैं कि 5वां रेजिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एक ब्रिज जैसा, इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज इसको हम लोग बोल रहे हैं R5 ओम। कॉन्सेप्ट इसका क्या है ये अभी जानेंगे आगे। पहले ये समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में है या नहीं, इसको कैसे पहचानें। पहचान क्या है, तो यही है कि 5 रजिस्टेंस हों और उसमें एक रजिस्टर जो है 4 रजिस्टर को एक ब्रिज जैसा जोड़ने का काम करता हो, जैसा यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ R5 ओम जो है इसके जगह पर गैल्वेनोमीटर भी रखा जा सकता है। मतलब क्या है कि ये जो R5 दिखाए हैं, यहाँ अगर हम लोग इस तरह से गैल्वेनोमीटर को भी दिखाएं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी रेजिस्टेंस होता है, तो भी ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्यों? इसलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर करंट को के रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, जिसमें रेजिस्टेंस होता है, और उसको इसलिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को कि पता चल सके कि सर्किट में या रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। करंट के इंफॉर्मेशन के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ 5वां रेजिस्टेंस की जगह पर गैल्वेनोमीटर भी रखा जा सकता है, या R5 जो लिए हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि रजिस्टर होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर G भी दिखा दिए। G का मतलब गैल्वेनोमीटर है। ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 2 तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर बताएं तो व्हीटस्टोन ब्रिज 2 तरह का होता है। पहला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो हम लोगों को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को ही ज़्यादातर यहाँ सीखना समझना है। और अगर कोई ब्रिज बैलेंस नहीं है इसका मतलब वो अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस को नहीं पढ़ेंगे, बैलेंस को स्टडी करेंगे। अगर बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अनबैलेंस समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग सीखेंगे। यहाँ अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कहें तो आपको समझना है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ही कहा जा रहा है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होने का एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या है यहाँ से सीखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को R5 ले लेते हैं यहाँ। तो ये R1 ओम है, ये R2 ओम, ये R3, R4, R5 और नेम दे देते हैं। इस पॉइंट का नेम देते हैं A, इसका B, इसका यहाँ पर C और ये D। ठीक है, नेम दे दिए A, B, C, D। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके साथ जो है एक सेल अटैच कर देते हैं। जैसे ही सेल अटैच करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंड्यूस होगा और यहाँ से करंट आई आएगा टोटल। और यहाँ जैसे ही आई आएगा तो इसको एक जंक्शन मिल रहा है, तो इधर करंट जो है जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। ठीक है, और इसी तरह से इधर I1 जो है कंटिन्यूअस इधर जाएगा और इधर जो है I2। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर I1 जो आ रहा है तो इसके लिए यहाँ भी जंक्शन मिल रहा है इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। तो आपको बताएं कि ये अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो पांचवा रजिस्टेंस है जो ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ पे, इसमें करंट नहीं जाता है। ठीक है, मतलब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो R5 का मतलब हुआ कि जो ब्रिज वाला रजिस्टर है, पांचवा रजिस्टर, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, आई इसमें नहीं जाएगा अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कि पांचवें रजिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ अटैच किए हैं, प्रैक्टिकल अगर इसको चेक किया जाए इस तरह से सर्किट बनाकर 5 रजिस्टर का, और यहाँ गैल्वेनोमीटर को अटैच किया जाए ब्रिज के जगह पर, तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है, मतलब इसमें करंट नहीं पास कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसके लिए और कंडीशन क्या है ये नीचे आपको समझ में आएगा कि कंडीशन क्या है। इस तरह से प्रैक्टिकल तो नहीं चेक करेंगे हम लोग को तो एक कंडीशन जो है पेन और कॉपी के साथ चेक करने का है। तो उस पेन कॉपी से कैसे इसको चेक करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ से A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे। मतलब VA माइनस VB इजकल टू क्या हो जाएगा, I1 R1, इक्वेशन 1 ले लिए। इसी तरह से VB माइनस VD इजकल टू हो जाएगा I1 R2, इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा VA माइनस VB बाई VD माइनस VB माइनस VD इजकल टू I1 R1 बाई I1 R2। तो I1 कैंसिल हो जाएगा तो R1 बाई R2 आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से सिमिलरली VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू हो जाएगा I2 R3, इक्वेशन 4, और यहाँ पे VC माइनस VD इजकल टू I2 इंटू R4, ये हो गया 5। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे
इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5 तो आएगा VA माइनस VC बाई VC माइनस VD इज इक्वल टू I2 R3 बाई I2 R4। I2 कैंसिल हो जाएगा तो R3 बाई R4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 6 हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होगा, मतलब ये सब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सिमिलर होता है। VA माइनस VC बाई VC माइनस VD इजिकल टू हो जाएगा VA माइनस VB बाई VD माइनस VB माइनस VD। तो इस तरह से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो सेम तो हेंस R1 बाई R2 इजिकल टू R3 बाई R4 हो जाता है। मतलब कंडीशन चेक करने का ये आ गया कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस है कि नहीं। उसके लिए कंडीशन यही है कि ये रजिस्टेंस और ये इस रजिस्टेंस का रेशियो मतलब R1 बाई R2 हमेशा इक्वल होना चाहिए R3 बाई R4 के। अगर इस रजिस्टर का रजिस्टेंस का रेशियो सेम आ रहा है आपस में तो कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो पांचवें रजिस्टेंस जो ब्रिज रजिस्टेंस है इसमें करंट नहीं पास करेगा, मतलब I जो है 0 होगा, I इक्वल टू 0, मतलब करंट इसमें 0 है, मतलब करंट पास नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को का कंडीशन है कि R1 बाई R2 इजकल टू R3 बाई R4 होना चाहिए हमेशा। अगर ये ऐसा है तो देन जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का ये कंडीशन है। अगर आपको ये पता चल जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो पांचवा रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देना है, मतलब ये जैसे कि है ही नहीं। अगर ये है नहीं तो ये और ये सीरीज में और ये सीरीज में, तो उसके बाद सीरीज में जोड़ करके और फिर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। पैरेलल में इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ में बात आ रहा होगा। तो इसको भी जल्दी से लिखिए। अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है तो दिक्कत होता है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज लेना पड़ता है, मतलब किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है कि R1 बाई R2 नॉट इक्वल्स टू R3 बाई R4। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका ब्रिज जो है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अनबैलेंस है, ये ध्यान रखना है। अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो बैलेंस है, मतलब बैलेंस है का मतलब पांचवा रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा मतलब ये इग्नोर हो जाएगा। पांचवा रेजिस्टेंस मान लेंगे कि नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं ले रहा है तो उसका कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है, तो है ही नहीं। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर में केवल 4 रेजिस्टेंस को ही यूज करेंगे, पांचवा को छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पहचानने के लिए कि सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, 5 रेजिस्टेंस के ग्रुप अगर आपको दिखे तो शक करना है कि इसमें एक जो है पांचवा कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, और उसको चेक कर लेना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है इस कंडीशन के साथ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे अगले क्लास में। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इसको लिख करके रहने दीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ सर्किट लेंगे और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन के साथ, और साथ ही साथ साइमेट्रिक सर्किट को भी पढ़ेंगे, ठीक है।